Hello students, welcome to history class 11th. Student, in recent class we have discussed about the introduction of second chapter. Now we will discuss about the evidence from where we can find out evidence of this civilization, Mesopotamian civilization. So students, in 1840s archaeologists started excavating the cities like Uruk, Mari and other cities. It goes on up to 10 years. 10 साल तक इसकी excavation यानी कि खुदाई चलती रही. Not only can we study hundreds of Mesopotamian buildings, statues and ornaments, graves, tools, seals as source, there are thousands of written documents. So इसमें क्या है कि एक ऐसा चीज नहीं है कि हम सिर्फ मेसोपोटामिया की बिल्डिंग स्टैचूज के बारे में देख सकते हैं. वहां पर सील्स भी बहुत मिली हैं और डॉक्यूमेंट्स और भी मिले हैं. मेसोपोटामिया जो आपको पहले बताया गया कि यूरोपियंस के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, तो हमने इसके बारे में कि वो एंसेस्ट्रल लैंड की तुलना इससे करते हैं. तो बाइबल में इस शहर के बारे में बताया गया है, तो इस वजह से यहाँ पर बहुत सारी एग्जीक्यूशन शुरू हुई. लेकिन बाद में पता चला कि लिटरली वो सारा कुछ वही ट्रुथ नहीं था जो वहां पर बताया गया था. उसके बाद जैसे आपको बताया गया कि ब्रिटिश न्यूज़पेपर ने फंड दिया और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन के ऊपर जोर डाला गया कि जो मेसोपोटामिया की एग्जीक्यूशन शुरू की जाए. उसके बाद क्या होता है कि मेसोपोटामिया असल में है कहाँ पर ये, तो लोकेशन के बारे में बात करते हैं. आज की यहाँ पर इराक है. इराक इज द लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट इन द नॉर्थ ईस्टर्न लाइन ग्रीन अनड्यूलेटिंग प्लेन्स gradually rising to tree-covered mountain ranges with clear streams and wildflower with enough rainfall to grow crops. So students, जो इराक है यहाँ पर क्या है, इन्वायरमेंट काफी डाइवर्स है. नॉर्थ ईस्ट में क्या है, ग्रीन प्लेन्स हैं. धीरे धीरे अगर हम चलते जाएंगे उन ग्रीन प्लेन में, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, ट्री कवर्ड होते जाएंगे. आगे चलते चलते माउंटेन्स आ जाएंगे, उसके बाद नदियां आ जाएंगी, फ्लावर मतलब वैलीज आ जाती हैं. उसके बाद रेनफॉल वाला एरिया आ जाता है जहाँ पर अच्छी तरह से क्रॉप्स उगाई जा सकती है. मेसोपोटामिया में एग्रीकल्चर 7000 से 6000 BC यानी कि इतने साल पहले एग्रीकल्चर वहां पर शुरू हो गई थी. नॉर्थ की तरफ स्टेपी ग्रासलैंड्स हैं जहाँ पर एनिमल हर्डिंग की जाती है. स्टेपी ग्रासलैंड नॉर्थ की तरफ है. और ये जो है मतलब बहुत बड़े स्टेपी ग्रासलैंड यहाँ पर पीपल्स की लाइवलीहुड के लिए यानी कि जीवन यापन के लिए काफी अच्छी एग्रीकल्चर भी हो सकती है. आफ्टर द विंटर रेन शीप एंड गॉट फीड ऑन द ग्रासलैंड. लो शर्स दैट ग्रो हेयर टू ईस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ टिग्रिस प्रोवाइड रूट्स फॉर. यहाँ पर ये गॉड्स और शीप्स होती हैं, ये यहाँ पर छोटे छोटे घास के ऊपर पलती हैं. और अगर हम नॉर्थ की तरफ देखें, नॉर्थ से ईस्ट की तरफ देखें, तो यहाँ पर क्या है, टिग्रिस के रूट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन मतलब माउंटेन्स में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए टिग्रिस जो रिवर है वो हेल्प करती है. साउथ में क्या है, डेजर्ट है. ऑफन वेयर द फर्स्ट सिटीज एंड राइटिंग एमर्ज्ड. This desert could support cities because the river Euphrates and Tigris, which rise in northern mountains, carry loads of silt when they flood or when the water is let off on the fields. क्या होता है कि जो डेजर्ट एरिया है यहाँ पर सिटीज लोकेट की गई थी. शायद यहाँ पर पुराने टाइम में ये नदियाँ जो हैं ये सिल्ट से भर गई थी. सिल्ट का मतलब होता है गाद से भर गई होगी, जिससे क्या होगा, मड बन गया होगा, कीचड़ बन गया होगा. और उसने क्या होगा, पानी की सतह को यानी कि नदी की तलछट जो है नीचे वाला एरिया उसको ऊपर कर दिया होगा, जिससे नदी का पानी फैलना शुरू हो गया होगा. और जैसे पानी फैलेगा तो जहाँ पर प्लेन्स में पानी फैलेगा वहां पर उसके साथ साथ मिट्टी भी उसके ऊपर जमा होगी और वो प्लेन फर्टाइल हो जाएंगे.
आफ्टर यूफ्रेट हैज एंटर द डेजर्ट इट्स वाटर फ्लो ऑन टू द स्मॉल चैनल्स। जैसे मतलब ये डेजर्ट में एंटर करती है, छोटी छोटी नदियों में बढ़ जाती है। ये जो चैनल्स हैं, हो सकता है कि ये पुराने टाइम में इनके बैंक से यानी कि इनके किनारों से पानी बिखर जाता होगा, जिसको इरिगेशन कैनाल्स के द्वारा अलग अलग खेतों तक पहुंचाया जाता होगा। वीट, बार्ले, पीस, लेंटिन, वेयर व्हेन नेसेसरी ये उगाए जाते होंगे। एंशिएंट सिस्टम ऑफ रोमन एम्पायर इंक्लूडेड it was the agriculture of southern Mesopotamia that was the most productive even though the region did not have sufficient rainfall to grow। यहाँ पर रेनफॉल ना होने के बावजूद भी यहाँ पर नदियों की वजह से काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी होती थी। रोमन एम्पायर में इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई, आप 3rd चैप्टर में पढ़ोगे, जहाँ पर आप पढ़ोगे द एम्पायर अक्रॉस 3 continents। Not only agriculture, Mesopotamian sheep goats grazed on the steppe northeastern plains and mountain slopes, produced meat, milk, wool and in abundance। तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं। फिश अवेलेबल है रिवर्स में, डेट पाम अवेलेबल्स हैं जो फ्रूट समर के हैं। तो इस तरह से अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आती हैं और ये लोकेशन को इम्पोर्टेंट बनाती हैं मेसोपोटामिया की। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।